हे गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं ललित और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बेसिक CSS सिलेक्टर के बारे में। CSS सिलेक्टर्स कैसे काम करते हैं, कैसे आप डिफरेंट HTML एलिमेंट्स को स्टाइल कर सकते हैं, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले समझते हैं CSS सिलेक्टर्स क्या होते हैं। CSS सिलेक्टर्स वो पैटर्न होते हैं जो आपको HTML एलिमेंट को सिलेक्ट करने में मदद करते हैं ताकि आप उन्हें स्टाइल कर सकें। सिलेक्टर का यूज करके आप स्पेसिफिक एलिमेंट को टारगेट कर सकते हो बेस्ड ऑन देयर टैग्स, क्लास, आईडी या फिर एट्रीब्यूट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एलिमेंट सिलेक्टर के बारे में। एलिमेंट सिलेक्टर कैसे काम करते हैं। अगर मैं यहाँ पे लेट्स से बना दूँ एक p टैग, दिस इज टेक्स्ट, और इसको मैं 4-5 बार यहाँ पे कॉपी कर दूँ, और अगर मैं अपना सर्वर को स्टार्ट करता हूँ तब आप देखोगे कि यहाँ पे मेरे पास 4-5 p टैग्स बन गए हैं, इसके ऊपर अभी कुछ भी स्टाइल नहीं है। तो अगर मुझे किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट करना होता है तो सबसे पहले मैं लगाता हूँ यहाँ पे p, और यहाँ पे मैं डिफाइन करूँगा एक डिक्लेरेशन ब्लॉक। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि सिलेक्टर क्या चीज़ होती है। सिलेक्टर बेसिकली आप जिस एलिमेंट को सिलेक्ट करना चाहते हो, जिस एलिमेंट को स्टाइल करना चाहते हो, आप उसको दोगे यहाँ पे। इसको हम बोलते हैं एलिमेंट सिलेक्टर। अभी मैंने यहाँ पे p को टारगेट किया, मैं हो सकता है div को टारगेट करूँ, h2 को टारगेट करूँ, या मेन, फुटर, हेडर, ये सब एलिमेंट्स हैं HTML के जिसको आप डायरेक्टली टारगेट कर सकते हो विदाउट एडिंग एनी क्लास और आईडी। तो मैंने यहाँ पे p को टारगेट किया। इसका मतलब ये है कि पेज में जितने भी p टैग्स हैं मैं सब पे कुछ चेंज करना चाहता हूँ। तो चलो मैं इसको कर देता हूँ कलर रेड, और इसका मैं फॉन्ट साइज भी कर देता हूँ 40 पिक्सल। ऐसे करके सेव कर लेते हैं। तो अगर आप देखोगे तो ये सारे जो टेक्स्ट थे वो चेंज हो गए, जितने भी p टैग थे सभी के ऊपर वो अप्लाई हो गया। इसको बोलते हैं एलिमेंट सेलेक्टर, कि मैं किसी HTML एलिमेंट को सिलेक्ट कर रहा हूँ। जैसे p टैग के साथ ही काम होता है वैसे ही मैं इसको और एलिमेंट के साथ कर सकता हूँ, जैसे कि div। तो अगर मैं यहाँ पे 3-4 बार div कॉपी कर दूँ और यहाँ पर मैं p की जगह पे इसको div कर दूँ तो ये तब भी काम करेगा। अब आप देखो ये सारे div को टारगेट कर दिया इसने, p को नहीं करा क्योंकि मैंने सिर्फ div लिखा था। तो इसको हम बोलते हैं एलिमेंट सिलेक्टर। जैसे एलिमेंट सिलेक्टर होते हैं वैसे ही होते हैं क्लास सिलेक्टर। तो अब मान लो कि मैं इस div को एक क्लास देता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ इन्फो। अभी मैं जाके अगर ये हटा देता हूँ, इसको अगर मैं यहाँ से कट कर दूँ तो आप देखोगे अभी सब कुछ हट गया, कुछ भी नहीं दिख रहा। बट मैं चाह रहा हूँ कि मैं सिर्फ उस क्लास को टारगेट करूँ जिस पे इन्फो नाम की क्लास लगी है। तो उसको करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमने सिलेक्टर लिखा था जिसमें हमने div लिखा था उसकी जगह पे हम लिख देते हैं इन्फो, डॉट इन्फो। अभी डॉट किस लिए लगाया मैंने, डॉट लगाने का मतलब है कि हम किसी क्लास को टारगेट कर रहे हैं। अगर आप कभी भी देखते हो किसी भी CSS पे डॉट लगा है, दैट मीन्स वो किसी क्लास को टारगेट कर रहा है। तो चलो अब देखते क्या होता है। अब इसने क्या किया, उसने सिर्फ उस क्लास को टारगेट कर दिया जिस पे मैंने क्लास दी थी इन्फो की। ठीक है, तो अब मैं चाह रहा था कि यार इनमें से ये भी हो जाए और ऊपर के भी कुछ p टैग्स जो है ऐसे ही सेम क्लास पे चले जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस क्लास को जाऊँगा और उस एलिमेंट में इसको लिख दूंगा जहाँ पर मुझे ये सेम स्टाइल करना है। तो मैंने ये कर दिया। अब आप देखोगे वही सारे टारगेट हो गए जिसमें मैंने वो क्लास लगाई थी। अब एलिमेंट में और क्लास में फ़र्क सिर्फ इतना है कि एलिमेंट सभी एलिमेंट को कर देगा, नो मैटर वो कहाँ यूज़ हो रहा है, कैसे यूज़ हो रहा है, वो कर देगा सभी को। क्लास बेस में फ़र्क ये होता है कि वो भी उन सभी एलिमेंट को कर देगा जहाँ पर आपने इन्फो लिखा था, बट ये सिर्फ उन्हीं को करेगा जहाँ आपने लिखा था, सबको नहीं करेगा। तो और यहाँ पे कोई ऐसी वो नहीं है कि मैं p पे ही लिख सकता हूँ या div पे नहीं लिख सकता। अगर मैं यहाँ पे p लिख देता डायरेक्ट तो वो सिर्फ p को चेंज करता, ना कि div को। बट ये क्लास क्या कर रही है, ये p पे भी लग सकती है, ये div पे भी लग सकती है, ये हेडिंग पे भी लग सकती है। तो ये जहाँ जहाँ लगी होगी ये उसको चेंज करता चला जाएगा। तो इसको बोलते हैं क्लास सेलेक्टर। अब क्लास सेलेक्टर में भी 2-3 वेरिएशंस होते हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। पहला वेरिएशन होता है नेस्टेड क्लास का। नेस्टेड क्लास क्या होती है कि अगर मैं इस div के अंदर एक और div बना दूँ, लेट्स से एक div और बना दूँ और इसको लिख दूँ इनर, और इसके अंदर मैं एक और टेक्स्ट लिख दूँ, इसको बोल दूँ मैं दिस इज़ टेस्टिंग, ऐसा कुछ लिख दूँ। तो अभी आप देखोगे कि ये आ गया है यहाँ पे, बट ये स्टिल रेड और फॉन्ट में बड़ा दिख रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि इन्फो क्लास ऑलरेडी लगी हुई है। तो इन्फो के अंदर जितने टेक्स्ट थे उसने सबको चेंज कर दिया। पर अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस इनर क्लास को टारगेट करूँ और इसको चेंज कर दूँ। मुझे रेड नहीं दिखाना, मेरे को ये ब्लू दिखाना है। तो इसको हम कैसे करते हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे डॉट इन्फो। तो सबसे पहले हमने पेरेंट क्लास को टारगेट किया, देन इन्फो के बाद हम लगाएंगे एक स्पेस, ये जरूरी है ध्यान रखना, एक स्पेस लगाएंगे। स्पेस के बाद हमने लगाया डॉट इनर और हमने यहाँ पे एक डिक्लेरेशन ब्लॉक खोल दिया।
अब ये समझने वाली बात है सिंटेक्स कि ये हमारी पेरेंट क्लास थी, उसके बाद हमने एक स्पेस ऐड किया, उसके बाद हमने बताया डॉट इनर। दैट मीन्स ये चेक कर रहा है कि इन्फो के अंदर, मतलब नेस्टेड में कोई अगर इनर क्लास है तो उसको चेंज करना है। तो अब मैं इस पर कर देता हूँ ब्लू, तो आप देखोगे सिर्फ ये टेक्स्ट ब्लू हो गया यहाँ पे, क्योंकि हमने स्पेसिफिक क्लास को टारगेट किया और ये नेस्टेड क्लास है, इसलिए ये ब्लू हो गया। ठीक है, अब एक तरीका ये होता है, एक तरीका और होता है, मान लो ये वाला एक टेक्स्ट है, ठीक है, उसके जस्ट नीचे एक टेक्स्ट और है, विच वन, दिस वन, ये वाला। मैं चाहता हूँ कि यार ये किसी और कलर में दिख जाए, तो मैं इस पर काम कर रहा हूँ। मैं अब इस पर एक नेस्टेड नहीं बना रहा, मैं इसी डिव के आगे दो क्लासेज ऐड कर रहा हूँ। पहली क्लास तो इन्फो है, मैंने आपको HTML वाली वीडियो में बताया था कि हम मल्टीपल बारी यूज़ कर सकते हैं क्लासेस को एक टैग के ऊपर। अगर आपने HTML वाली सीरीज़ नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में मैंने डाल दिया, आप उस पर चेक कर लेना। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इन्फो के साथ एक और क्लास ऐड कर रहा हूँ जिसको मैं वापस से इनर रख रहा हूँ। अगर मैं अब यहाँ पे जाके देखूँ, आप देखोगे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि जो हमने पिछली क्लास लिखी थी वो हमने नेस्टेड लिखी थी, जिसपे हमने स्पेस ऐड किया था। इस बार हम क्या कर रहे हैं, इस बार कोई नेस्टेड नहीं है, इस बार एक ही एलिमेंट पे दो क्लासेज है। तो हमको ये टारगेट करना है कि जिसके अंदर ये दोनों क्लासेज हो उसको आप चेंज करो। ठीक है, इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से लगाएंगे डॉट इन्फो, और इस बार हम स्पेस ऐड नहीं करेंगे, इस बार हम सीधा चिपका के लिख देंगे डॉट इनर। इसका मतलब ये होता है कि उस जिस भी एलिमेंट में ये दो क्लास है, इन्फो और इनर, उसको ही हम टारगेट कर रहे हैं। तो उस पर हम कलर इस बारी हम एक्वा कर देते हैं, लेट्स से। तो आप देखोगे सिर्फ उस एलिमेंट का कलर एक्वा हो गया। ठीक है, अगर मैं इस सेम क्लास को उठा के किसी पी पे भी ऐड कर दूं, लेट्स से, ठीक है, तो अब आप देखोगे उस पी को भी उसने एक्वा कर दिया। वो सिर्फ इतना चेक कर रहा है कि कौन सा ऐसे एलिमेंट है जिसके अंदर इन्फो भी और इनर भी दोनों क्लास एक ही एलिमेंट पे लगी हुई है। तो ये होते हैं कुछ वेरिएशंस CSS को ऐड करने के। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो हम धीरे धीरे सीखेंगे। अगर मैं अभी सब बता दूंगा तो बहुत बड़ी हो जाएगी वीडियो, तो मैं वो नहीं करना चाहता। तो अभी चलते हैं दूसरे सिलेक्टर की तरफ, जिसको कहते हैं हम ID सिलेक्टर्स क्या होते हैं, जैसे हमने क्लास सेलेक्टर देखे वैसे ID के सिलेक्टर्स होते हैं, और ये भी सेम तरीके से काम करते हैं। बस फ़र्क इतना होता है कि जो क्लास होते हैं वो मल्टीपल एलिमेंट्स पर लगाते हैं और ID स्पेसिफिक एलिमेंट्स पर लगाते हैं। तो अगर मैं इस डिव के आखिरी वाले डिव के अंदर जाऊं और यहाँ पे एक ID लिख दूं और इसको भी दे दूं इन्फो, तो आप देखोगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा अभी। हालांकि नाम इन्फो था, बट इफेक्ट इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि हमने ID डिफाइन करी है, ना कि क्लास। तो ID को डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे हम क्लास को डिफाइन करने के लिए डॉट लगाते थे, वैसे ही हम ID को डिफाइन करने के लिए हैश लगाते हैं और इस पर लिख देते हैं उसका नाम जो भी हमने दिया है। तो हमने ID का नाम दिया था इन्फो, तो हमने डॉट की जगह लगा दिया हैश, और अब मैं इस एलिमेंट को टारगेट कर सकता हूँ। इस पर अब मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। लेट्स से मैंने इसको बोला कि मेरे को इसका कलर ये कर दो, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसको उतना कर देगा कलर। मैं इसका थोड़ा फॉन्ट साइज़ भी बढ़ा देता हूँ, फॉन्ट साइज़ 40 px, और इसको लेट्स से मैं येलो कर देता हूँ ताकि थोड़ा से नज़र आ जाए। येलो कर दिया, नज़र तो ये भी नहीं आ रहा, हालांकि चलो ग्रीन कर देता हूँ। हाँ, तो अब आप देखोगे कि उसने सिर्फ उस एलिमेंट को चेंज कर दिया जहाँ पर मैंने ID प्रोवाइड करी थी। तो क्लास में उस ID में फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि क्लास आप मल्टीपल यूज़ कर पाते हो और ID आप सिर्फ स्पेसिफिक एलिमेंट पे यूज़ करते हो। बस इतना फ़र्क है। क्लास को टारगेट करने के लिए डॉट लगाते हैं, ID को टारगेट करने के लिए हैश लगाते हैं। तो ये एक मेजर डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में। इसके बाद आता है एक यूनिवर्सल सेलेक्टर। अब यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या काम करता है, तो मैं अभी के लिए सब कुछ हटा देता हूँ, सब कुछ हटा के सेव कर रहा हूँ। अब आप देखोगे तो ये वापस से सब कुछ रीसेट हो गया है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक बार इंस्पेक्ट कर रहा हूँ अपने पी टैग के ऊपर। अब आप यहाँ देखोगे एक डिफ़ॉल्ट मार्जिन लगे हुए हैं हर पी के ऊपर, जैसे कि मैं हमने पहली वीडियो में ये देखा था कि हर एलिमेंट एक बेसिक मार्जिन के साथ आता है। नहीं देखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल रहा हूँ उस प्लेलिस्ट का, आप चेकआउट कर लेना। तो यहाँ पे पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हर एलिमेंट एक मार्जिन साथ में लेकर चलता है बाय डिफ़ॉल्ट। अभी तक हमने कुछ भी ऐड नहीं किया, बट मार्जिन आ रहा है, तो ये डिफ़ॉल्ट मार्जिन होते हैं। तो इन सभी मार्जिन्स को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं यूनिवर्सल सेलेक्टर। अब यूनिवर्सल सेलेक्टर को कैसे लिखते हैं, हमने यहाँ पे लिख दिया स्टार। तो स्टार से हम डिफाइन करते हैं कि हम सभी टैग को, जितने भी HTML एलिमेंट है, सबको टारगेट कर रहे हैं हम वेब पेज के ऊपर, और हम बोल रहे हैं सबका जो मार्जिन है ना उसको हटा दो, 0 कर दो, पैडिंग भी सबकी 0 कर दो।
तो अब अगर मैं जाके देखूंगा, अब आप देखोगे कि सारे मार्जिन्स हट चुके हैं हमारे एलिमेंट के ऊपर से। ये हम कहाँ यूज़ करते हैं? ये हम यूज़ करते हैं जब भी हम कोई CSS स्टार्ट करते हैं, कोई वेबसाइट को स्टार्ट करते हैं, तो हम सबसे पहली चीज़ यही लिखते हैं कि सारे मार्जिन्स को गायब कर दो, जीरो कर दो, ताकि ये सारा कंट्रोल हमारे हाथ में आए और हम डिसाइड करेंगे कि कहाँ कितना मार्जिन, कितनी पैडिंग देनी है, वो हम यूज़ करेंगे। हालांकि मैंने आपको अभी तक मार्जिन पैडिंग नहीं बताया कैसे काम करता है, वो हम देखेंगे बॉक्स मॉडल वाली वीडियो में। तो बस आप अभी इतना समझ लो कि यूनिवर्सल सिलेक्टर वो होता है जो वेब पेज के ऊपर जितने भी HTML एलिमेंट है सबको टारगेट कर दो और सबके ऊपर ये स्टाइल अप्लाई कर दो। ये होता है यूनिवर्सल सिलेक्टर। तो मैं एक और सिलेक्टर बताना चाहता हूँ जो काफ़ी यूज़ होता है, जिसको हम कहते हैं एट्रीब्यूट सिलेक्टर। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक फॉर्म बना लेते हैं बहुत छोटा सा, तो इसमें आपको ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा। तो अगर मैं एक इनपुट बना दूँ टाइप टेक्स्ट के नाम से और एक बना दूँ ईमेल टाइप का, तो ये दो अलग अलग टाइप की इनपुट है मेरे पास। एक काम करता हूँ, इसको एक बार और कॉपी कर लेते हैं। तो अगर अब मैं वेब पेज देखूंगा तो मेरे पास 3 इनपुट है यहाँ पे, जिसमें से ये और ये टेक्स्ट है और बीच वाला ईमेल है। तो अब मैं चाहता हूँ कि बस सिर्फ उन इनपुट को टारगेट करूँ जिनका टाइप टेक्स्ट है। यहाँ पे कोई क्लास नहीं है, मैं ये काम क्लास से भी कर सकता हूँ, ID से भी कर सकता हूँ, बट मैं आपको एट्रीब्यूट सिलेक्टर दिखा रहा हूँ कि मैंने कोई क्लास नहीं डाला, बट मैं चाह रहा हूँ कि जिसका टाइप टेक्स्ट है उनको टारगेट करो और उस पर कुछ काम कर दो। तो इसको हम कैसे करते हैं? इसको हम करेंगे, लिखेंगे सबसे पहले इनपुट। अब इनपुट क्या होता है? एलिमेंट सेलेक्टर। उसके आगे हम लगाएंगे एक ये ब्रैकेट, ये ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे। इसके अंदर हम लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट और यहाँ पे शुरू कर देंगे एक डिक्लेरेशन ब्लॉक। तो ये मैंने करा क्या? ये मैंने करा कि मैंने एक एलिमेंट को सेलेक्ट करवाया और बोला अगर उसके अंदर उस एलिमेंट में टाइप नाम का कोई एट्रीब्यूट है, टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, मतलब टाइप टेक्स्ट नाम का कोई एट्रीब्यूट है, तो उसको आप स्टाइल कर दो। तो उसको मैं कर देता हूँ रेड। अब आप देखोगे कि दोनों टेक्स्ट टाइप के जो इनपुट थे मेरे पास वो दोनों स्टाइल हो गए हैं। ठीक है, अगर मैं इसको बोलूँ ईमेल कर दो तो वो सिर्फ ईमेल को स्टाइल कर देगा। और ये ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ इनपुट के साथ कर सकते हो, ये डिव्स के साथ भी कर सकते हो। डिव्स के साथ कर सकते हो, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स के साथ कर सकते हो, बटन्स के साथ कर सकते हो। ये बहुत जगह यूज़ होएगा आपको आगे, तो इसलिए बताना ज़रूरी है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर ऐसे लिख ही सकते हैं तो हम यहाँ पे क्लास क्यों नहीं लिख सकते? क्लास भी आप लिख सकते हो, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास एक सिलेक्टर है, आप डॉट लगा के सेलेक्ट कर ही सकते हो। तो इतना कॉम्प्लिकेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तब यूज़ करना होता है हमारे को जब हमारे पास क्लास नहीं है, ID नहीं है, बट एट्रीब्यूट है, हम एट्रीब्यूट के थ्रू कुछ यूज़ कर सकते हैं, तो तभी इसको यूज़ करना है। वरना ऐसा नहीं कि आप क्लास भी यहीं पे लिख दे रहे हो, ID भी यहीं पे लिख दे रहे हो, उसके लिए अलग से सिलेक्टर है जो मैं आपको बता चुका हूँ, तो आप उसे ही यूज़ करना। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये कैसे यूज़ करते हैं हम CSS सिलेक्टर्स को। यूनिवर्सल सिलेक्टर्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स क्या होते हैं, एलिमेंट सिलेक्टर क्या होते हैं, क्लास, IDs, क्लास के अंदर मैंने आपको वेरिएशंस दिखाई 2-3, वो कैसे काम करती है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अगर अभी भी आपके पास कोई क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हो, कुछ नहीं समझ में आया हो, तो आप वो कमेंट सेक्शन में जाके मेरे को बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके क्वेश्चंस का जवाब देने का। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई फ्रेंड है जो फ्रंट एंड को मास्टर करना चाहता है फ्रॉम बिगनर से एडवांस लेवल तक, तो उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।